हमारे मन में भी ये सवाल कई बार उठता है कि क्यों कोई नेता हमारे यहाँ पर विश्वविद्यालय की बात नहीं करता, एजुकेशन सेक्टर पे बात नहीं करता, मेडिकल सेक्टर पे बात नहीं करता। देहरादून के एक कमरे में 3-3, 4-4 भाई बहन आपस में पैसे साझा करके गरीब माँ बाप के बच्चे, मुझे पता है किस स्थिति में आम वाला से जारोड़ की तरफ हमारे बच्चे रहते हैं देहरादून के। क्या आज भी इन डिग्री कॉलेजों का कोई बच्चा आईएएस का एग्जामिनेशन निकाल सकता है? मान लीजिए कोई भूख हड़ताल पे ही बैठ गया, काफी दिन हो गया, फिर भी सरकार आपकी बात ना सुने, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे सिचुएशन हुई, फिर भी आपकी बात नहीं सुनी जाती है सरकार द्वारा, फिर आप क्या करेंगे? क्या पता लोग इसको आपकी राजनीति से जोड़ लें कि भाई आप अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप मेडिकल कॉलेज खुलवाने की बात कर रहे हैं, तो आप उसकी जगह ये मांग क्यों नहीं करते कि क्यों ना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोले या हॉस्पिटल को इतना डेवलप कर दिया जाए। दून अस्पताल की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, अब गरीब बेचारा क्या करे, कहाँ जाए उस बदबूदार माहौल में। उस माहौल में अगर उसका किसी नेता से जान पहचान है, किसी बड़े अधिकारी से, और जितनी बुरी स्थिति में राज्य के राजीव नवोदय विद्यालय हैं, उनसे बुरी स्थिति किसी चीज की नहीं। बिल्कुल। सर्टिफिकेट पर लिखा है रवाल्टा समुदाय। आप सभी को मेरा नमस्कार और सादर प्रणाम और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। मैं विराज डोबरियाल और स्वागत करता हूं आपका अपने एक नई इंटरव्यू में। और आज ये कुछ ब्लॉग नहीं होने वाला है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो आज हमारे बीच में श्री विजयपाल जी जुड़े हैं हमारे साथ, जो कि राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं और कांग्रेस पार्टी से भी बिलोंग करते हैं। बड़कोट के अंदर मैं 1-2 दिन से इनके कुछ इंटरव्यूज देख रहा था, तो मेरे मन में भी जिज्ञासा उठी कि क्यों ना मुझे भी जनता के मुद्दे रखने चाहिए। जैसे कि आजाद पंचायत की अभी बात चल रही थी और कुछ विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज खोलने की बात चल रही थी, तो इसी को सीधा लेके चलता हूँ मैं आपके पास। अभी विजयपाल जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद विराज भाई। आपके यूट्यूब को हम लगातार देखते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि तमाम तरह के रंग उसमें दिखाई देते हैं। आज आपने हमारी बात को अपने मंच पर जगह दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। मेन मोटिव ये है कि आजाद पंचायत क्या है और इसका गठन क्यों किया गया है और इसके बैनर तले जो आप काम करना चाहते हैं वो आप थोड़ा डिटेल में अगर हमको बताते तो। अविराज भाई, ऐसा है कि निसंदेह हम एक राजनीतिक पार्टी के लोग हैं और एक राजनीतिक पार्टी के आदमी होने के नाते मैं मानता हूं कि समाज में क्या चीजें समाज के डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए, ये अवेयरनेस एक पॉलिटिकल आदमी के अंदर होती है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो। लेकिन जब हम राजनीति से इतर समाज में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म को स्थापित करना चाहते हैं जिसमें हर पार्टी का, हर विचारधारा का कोई हो सकता है मुझसे असहमति रखता हो, लेकिन मुझे उसे ऐसा प्लेटफॉर्म देना है कि जो मेरी जायज बात है उसमें वो भी खुल करके आ सके, उसे कोई ऐतराज ना हो। आज सरकारी कर्मचारी हमारे राजनीति से दूर रहते हैं, उनके प्रोटोकॉल में नहीं आता है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मंच साझा करे, तो उनके लिए भी एक ऐसा मंच चाहिए जहाँ पे किसान, मजदूर, सरकारी कर्मचारी, महिलाएं, पुरुष, छात्र, नौजवान सभी प्रतिभाग कर सके। तो जब होता क्या है कि जब भी ऐसे आंदोलन होते हैं तो तमाम तरह के संघर्ष मोर्चे तैयार किए जाते हैं। रवाई संघर्ष मोर्चा, यमुना घाटी संघर्ष मोर्चा, युवा संघर्ष मोर्चा। तो हम भी कुछ ऐसा ही कुछ मंच तलाश रहे थे। पिछले 12 वर्षों से मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप संचालित करता हूं और पिछले कोविड के दौरान से आपने देखा होगा बड़कोट डायरी के नाम से एक कहानी लिखता हूं, खिलाड़ी गोलीकांड की। तो जब खिलाड़ी गोलीकांड को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आज से 96 साल पहले 1930 में हमारे इसी रावाई के जो हमारे पूर्वज थे, हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने जब वो लड़ाई टिहरी राजशाही के खिलाफ लड़ी तो उन्होंने जिस मंच के नीचे ये लड़ाई लड़ी, जिस मंच के बैनर तले ये लड़ाई लड़ी, वो मंच था आजाद पंचायत। आजादी का दौर था, पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने की जद्दोजहद चल रही थी। तो हमारे रावाई के लोगों ने भी सोचा कि ये जो राजशाही है, ये जो हक हकूक पर ये जो काले कानून थोपे जा रहे हैं, जो जनता का शोषण किया जा रहा है, इससे लड़ाई लड़ने के लिए एक मंच बने, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो, उसका नाम रखा गया आजाद पंचायत। तो 96 साल बाद जब मुझे लगा कि हम रावाई के भीतर शिक्षा में क्रांति लाने के लिए विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति से बाहर आने के लिए एक मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो आजाद पंचायत से अच्छा मंच हमारे लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। हमारे पुरखों की यादों से जुड़ा है। हमारे इस रवाई घाटी में न जाने कितने परिवार से आहत हुए हैं, उन्होंने लंबा संघर्ष झेला है। स्वतंत्रता सेनानी अगर हमारे इस रवाई घाटी में कोई दिखते हैं तो उसी आजाद पंचायत के वो पूर्वज दिखाई देते हैं, उनके बच्चे दिखाई देते हैं। तो वो एक हमारी स्मृति से जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात, इस आंदोलन के लिए देखो भाग्य की भी बात है कि
हमें उप जिलाधिकारी जी के माध्यम से जो जगह दी गई है हड़ताल करने के लिए, वो भी वही बड़कोट गांव का रामला मैदान दिया गया है, जिस पे आज से 96 साल पहले रवाई, जौनपुर, गंगा घाटी, नैनबाग, जौनसार के लोगों ने बैठ करके ये तय किया था कि हम टिहरी राजशाही के इस काले कानून के खिलाफ टिहरी की सत्ता की जड़ों को हिला करके रख देंगे। तो आजाद पंचायत इस आंदोलन के लिए उतना ही पवित्र है जितना मुझे लगता है कि मां गंगा की पवित्रता है। उसका एक ऐतिहासिक महत्व है, उसका एक सामाजिक महत्व है, और उसकी निष्पक्षता पर मुझे लगता है कि कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। बात बाकी अब वो हमारे ऊपर है कि हम इस आंदोलन को कैसा स्वरूप देते हैं, कैसे इसमें सबकी सहभागिता करते हैं और कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपकी बातों से स्पष्ट हो रहा है कि आंदोलन शब्द कई बार आ रहा है। आंदोलन से अभी रिसेंटली एक अभी जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ था, तो और वैसे भी आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, तो कितने हद तक आप ये समझ पा रहे हैं कि लोग आपके इस आंदोलन को आपकी राजनीति से नहीं जोड़ेंगे? ये भी सवाल उठ सकते हैं कि भाई आप तो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, अब चुनाव है अगले साल, तो हर कोई चाहेगा कि भाई आप दावेदारी के चक्कर में क्या पता आप ये कर रहे हो। तो इसको कैसे स्पष्ट कर सकते हैं आप कि ये चीजें नहीं जुड़ेगी इससे? देखिए अभिराज भाई, निसंदेह मैं एक राजनीति के क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और राजनीति ही मेरा क्षेत्र है, ये भी सच्चाई है। बिल्कुल। लेकिन राजनीति से इतर हम सब के भीतर एक इंसान है। आप यूट्यूबर हैं जी, आपका काम है तमाम तरह की समावेशित चीजों को दिखाना, जी, संस्कृति, कला, राजनीति, रंगमंच, सारी विधाओं को आप सामने लाते हो। जी, बिल्कुल। लेकिन उससे इतर ये जो मिट्टी है जिसका हम अन्न जल खा रहे हैं, जिस मिट्टी ने हमको इतना बड़ा किया है, जिस मिट्टी में हम रह रहे हैं, और जो माटी का जो ऋण होता है, इसको अदा करने की एक भूमिका आप भी तो निभाना चाहते हो। आपको नहीं लगता कि अगर ये आंदोलन होगा और ये अच्छी चीज के लिए हो रहा है तो मैं भी इसका पार्ट बनूं? आप तो नहीं है ना राजनीतिक व्यक्ति। नहीं। इसी तरीके से मुझे लगता है कि कई बार हमारे अंदर जो एक निष्पक्ष आत्मा रहती है वो आवाज मारती है। अब उस आत्मा की आवाज पर अगर हम कोई एक चीज ऐसी करना चाह रहे हैं जो हमारे भविष्य के नौनिहालों के लिए एक स्वर्णिम अवसर प्रदान करेगी, तो हम उससे नहीं चूकना चाहिए। अब जब भी हम कोई अच्छा कार्य करेंगे तो आलोचनाएं तो होगी, बिल्कुल होगी। अगर हम घर में भी बैठे रहेंगे तब भी आलोचना होगी कि घर में बैठा है, और सड़कों पर कोई संघर्ष करेंगे तो तब भी आलोचनाएं होनी है। आलोचनाओं का स्वागत होना चाहिए, आलोचनाओं से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि आलोचनाएं हमारे अंदर सुधार की प्रक्रिया को निरंतर ठीक करती है, हमारी जो भी कमियां हैं उनको सुधार करती है। तो मेरे ऊपर ये आरोप भी लगेंगे कि राजनीतिक व्यक्ति है भाई अपनी नेतागिरी चमकाना चाहता है, तो मैं उन तमाम साथियों को कहना चाहता हूं जो आज राजनीति कर रहे हैं कि अगर विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज जैसी चीज से मेरी राजनीति चमकती है तो सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों को इस तरह की पहल करनी चाहिए। मैंने 2 विषय पकड़े हैं और विकास के और भी बहुत बड़े बड़े आयाम हैं, मैंने सिर्फ 2 चीजों को छुआ है जी, और तमाम रास्ते खुले में हैं। हर व्यक्ति को मुझे लगता है कि इस तरह की अगर ये राजनीति लोगों को लगती है तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को ये राजनीति करनी चाहिए। इसमें हर्ज क्या है? आज हम इन मुद्दों से भटककर एक दूसरे पर, मैं देख रहा हूं कि जो हमारे विधानसभा के नेता हैं वो एक दूसरे ऊपर छीटाकसी का आरोप कर रहे हैं। एक कह रहा है कि ये भ्रष्टाचारी है, दूसरा कह रहा है ये भ्रष्टाचारी है। अरे जब तुम आपस में इस तरह की लड़ाई लड़ोगे और उस पूरे विमर्श में जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता ने पिछले 5 साल में या जब से उत्तराखंड बना है तब से क्या हासिल किया है, आगे भविष्य में हम किन चीजों को लेकर के 2027 के विधानसभा को चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आज हमारे तमाम जिला पंचायत के, नगर पालिकाओं के, लोकसभा के प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे क्षेत्र की मांगे क्या है। हम जनजाति मांगा करते थे, हमें ओबीसी मिल गया, अब हम चुप बैठ गए। हमने डिग्री कॉलेज मांग रहे थे तो डिग्री कॉलेज के नाम पे हमें बीए फैकल्टी के कुछ सब्जेक्ट और साइंस फैकल्टी के कुछ सब्जेक्ट मिल गए। हमने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मांगा तो हमें एक अस्पताल पकड़ा गया जहाँ पे एक डॉक्टर है, जहाँ पे जांच की मशीनें नहीं है। क्या इसे डेवलपमेंट कहते हैं? लेकिन वहीं जब हम घर से बाहर निकलते हैं, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, हमारे दर्शक भी जो देख रहे हैं वो भी जाते होंगे। टिहरी में जाओ तो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, बिल्कुल। आप पौड़ी में जाओ तो एनआईटी मेडिकल कॉलेज, घुड़दौड़ इंजीनियरिंग कॉलेज, गोपेश्वर चमोली में जाओ तो पीजी कॉलेज का कैंपस, टिहरी में श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, देहरादून में ग्राफिकेरा मेडिकल कॉलेज, ऋषिकेश में एम्स मेडिकल कॉलेज, दून मेडिकल कॉलेज, इंद्रेश मेडिकल कॉलेज। अरे भाई जब इतना कुछ हो रहा है तो क्या वहीं के लोग सरकार को टैक्स दे रहे हैं? क्या हम उत्तरकाशी के लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं? मैं बार बार कहता हूँ, कृषि में हम आगे, बागवानी में हम आगे, 2 तीर्थ हमारे यहाँ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल और हरकितुन जैसे विश्वव्यापी टूरिस्ट प्लेस हमारे यहाँ, सबसे सुंदर हिमालय हमारे यहाँ, माँ गंगा और यमुना का उद्गम स्थल हमारे यहाँ, जो पूरे भारतवर्ष की लाइफलाइन है। इतना कुछ होने के बाद भी रवाई के लोग क्यों नहीं रवाई विश्वविद्यालय की मांग करें? क्यों नहीं हम मेडिकल कॉलेज की मांग करें? क्या हम स्वास्थ्य सेवा लेने के हकदार नहीं है? क्या हमारे नौनिहाल बच्चे आज इतने डिग्री कॉलेज खुल गए उसके बाद भी दिल्ली के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए जा रहे हैं? देहरादून के एक कमरे में 3-3, 4-4 भाई बहन
आपस में पैसे साझा करके गरीब माँ बाप के बच्चे, मुझे पता है किस स्थिति में आम वाला से जारोड़ की तरफ हमारे बच्चे रहते हैं, देहरादून के कोनों कोनों में हमारे बच्चे रहते हैं। कुछ बच्चे किसी शोरूम में, किसी दुकान में काम करते हैं, फिर साथ में अपनी पढ़ाई करके अपना जीवन चला रहे हैं। अगर वो देहरादून में उनको अगर पढ़ाई के लिए वो सारी सुविधाएं यहाँ मिल जाती, अच्छी सुविधाएं मिल जाती, एक यूनिवर्सिटी यहाँ होती, वो बच्चे क्यों देहरादून में नौकरी करके वहां पे इस तरह की पढ़ाई करते, क्यों इस तरह की लाचारी भरा जीवन जीते? तो ये राजनीति पे अभिशाप है। इस अभिशाप को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे इन चीजों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ठीक है, जैसे एजुकेशन सेक्टर आपने पकड़ा है कि आप विश्वविद्यालय चाहते हैं, लेकिन बड़कोट के अंदर जैसे पुरोला हो गया, बड़कोट, चिन्याली सौड़, उत्तरकाशी, यहाँ पर तमाम डिग्री कॉलेज भी हैं। तो आपको क्या लगता है इन डिग्री कॉलेज के होने के बावजूद भी आप चाहते हैं यहाँ पर विश्वविद्यालय? क्योंकि जब भी राजनीतिक मुद्दा उठता है तो केवल इसी चीज को लेकर टाल दिया जाता है कि जी डिग्री कॉलेज तो हमने दे रखा है तो यहाँ पर विश्वविद्यालय की जरूरत नहीं है। तो अगर इसी मांग को लेकर अगर आगे से आपको निराशा झेलनी पड़ी तो आपका क्या रोड मैप रहेगा इसको लेकर? देखिए, आपने डिग्री कॉलेज की बात करी तो सबसे पहले मैं इसी बड़कोट के डिग्री कॉलेज की बात करता हूँ जी। हालांकि आज उत्तरकाशी में डिग्री कॉलेज है, बिल्कुल, ब्रह्मकाल में डिग्री कॉलेज है, चिन्याली सौड़ में डिग्री कॉलेज है, आपके बड़कोट में डिग्री कॉलेज है, आपके बर्नीघाट में डिग्री कॉलेज खुल गया है, पुरोला में डिग्री कॉलेज है, नोरी में डिग्री कॉलेज है, नैनबाग में डिग्री कॉलेज है। लेकिन मुझे लगता है कि उत्तरकाशी महाविद्यालय के अलावा कोई भी डिग्री कॉलेज अब तक वो स्वरूप नहीं पा पाया है जो उसने शिक्षा के क्षेत्र में पा लेना चाहिए था। कोई भी कॉलेज अभी तक पीजी कॉलेज नहीं बन पाया। और बड़कोट डिग्री कॉलेज की मैं बात करूं तो 94 में बर्फियालाल ज्वांठा जी जो पर्वतीय विकास मंत्री थे, उनके संस्तुति से 3 डिग्री कॉलेज खुले थे। बड़कोट महाविद्यालय, पुरोला महाविद्यालय, डाकपत्र महाविद्यालय। पुरोला में बड़कोट में साइंस खोली गई, पुरोला में बड़कोट में आर्ट साइट खोली गई, पुरोला में साइंस खोली गई और डाकपत्र में आर्ट साइट खोली गई, कॉमर्स खोली गई। डाकपत्र देहरादून का हिस्सा है तो आज वो डिग्री कॉलेज अपने आप में ठीक स्थापित हो गया है, मुझे उसको लेके कोई शिकायत नहीं है। और काफी हद तक पुरोला भी ठीक गतिविधि में है, लेकिन बड़कोट भी आज का पहले बहुत लंबे समय से अपने भूमि भवन के लिए संघर्ष करता रहा। आज कहीं पे भूमि भवन है तो तमाम तरह के विषयों को लेकर के तमाम तरह के हमारे छात्र आज उनके पास कन्वेंस नहीं है वहां जाने के लिए, उनको बहुत दूर पड़ता है, तमाम तरह की अवस्थाओं को झेल रहा है। मतलब ये समझो अविराज भाई की 96 से शैक्षिक सत्र शुरू होने के बाद 2004-05 में मैं छात्र संघ अध्यक्ष था इस महाविद्यालय का, और उस समय इस कॉलेज की छात्र संख्या 270 थी और आज 2026 चल रहा है, यहाँ की छात्र संख्या 350 पहुंची। अगर 350 छात्र संख्या का ये विद्यालय यहाँ संचालित हो रहा है तो क्या आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि इस विश्वविद्यालय में विश्व स्तर की कोई उच्च शिक्षा प्राप्त हो रही हो? मैंने उस समय भी तत्कालीन डीएम आर मीनाक्षी सुंदरम से छात्र संघर्ष में हड़ताल के दौरान एक सवाल किया था कि आप साउथ इंडिया के रहने वाले हैं और एक आईएएस के रूप में हमारे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के डीएम बनकर के आए हैं, अगर आप निश्चित रूप से किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, अगर आपको लगता है कि इस बड़कोट डिग्री कॉलेज का कोई छात्र कल आईएएस बन सकता है, आईआईटी में सिलेक्ट हो सकता है, पीसीएस का एग्जाम निकाल सकता है इतने से कम विषयों में, इन संसाधनों में, तो मैं अपनी हड़ताल को खत्म कर देता। आज लगभग 20-22 वर्ष बाद भी वो सवाल जिंदा है, क्या आज भी इन डिग्री कॉलेजों का कोई बच्चा आईएएस का एग्जामिनेशन निकाल सकता है, पीसीएस का एग्जामिनेशन निकाल सकता है? कोई भी बड़ी परीक्षा मैं कह रहा हूँ, ठीक है, बीएड करके कोई हमारी बहन, कोई हमारा भाई टीचर बन सकता है, कोई पुलिस में जवान बन सकता है, कोई फॉरेस्ट गार्ड बन सकता है, लेकिन जो पद प्रशासनिक के बड़े पद है जिनसे भाई हमारे क्षेत्र से अगर 4 आईएएस निकल जाए तो हमारे रामायण की पूरी 10 दिशा बदल जाएगी। क्यों नहीं हम इन शिक्षा संस्थानों से आईएएस तैयार कर पा रहे हैं? क्यों नहीं इन संस्थानों से हम आईआईटी के इंजीनियर तैयार कर पा रहे हैं? इसका मतलब हमारी शैक्षिक गुणवत्ता में कमी है। हमारी धरती इतनी उपजाऊ है कि तमाम तरह की, मुझे लगता है कि कृषि बागवानी में हमारी रामायण घाटी सबसे आगे है। अब सब कुछ हमारे यहाँ है, प्रॉस्पेरिटी है, संपन्नता है, संस्कृति है, कल्चर है, लेकिन जो हमारी राजनीति में जो निरंकुशता आ गई है उसकी वजह से हमारा शैक्षणिक वातावरण और हमारा जो स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है वो कमजोर पड़ रहा है। इन चीजों को दुरुस्त करने के लिए मुझे लगता है कि जनता में विमर्श होना जरूरी है, जन आंदोलन खड़ा होना जरूरी है। उस जन आंदोलन के लिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। चलो मान लीजिए कि आपका ये आंदोलन जो है एक हद तक सक्सेस भी हो जाता है और आपको यहाँ पर विश्वविद्यालय बनाने की जो है आपकी मांग पूरी हो जाती है, रवाई में विश्वविद्यालय बन भी जाता है, तो आपको क्या लगता है कि उत्तरकाशी जनपद इतना बड़ा है तो क्या और अन्य हिस्से के लोग क्या इस पे कोई ऐतराज जाहिर नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ होना चाहिए था, रवाई में ही क्यों उत्तरकाशी में बना देते हैं? देखिए, रवाई विश्वविद्यालय जब होगा तो
निसंदेह के लिए ये खींचातानी भी होगी, ये मैं समझता हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि उस दिन राजनीति और सत्ता में जो मजबूत व्यक्ति होगा, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधि, जिस क्षेत्र का विधायक मजबूत स्थिति में होगा, सत्ता में जिसकी भागीदारी रहेगी, जो तेज होगा, चालाक होगा, होशियार होगा, वो अपने क्षेत्र में भी इस तरह की चीजों को स्थापित करने का जोर लगाएगा। तो वो तो जनता के हाथ में है कि आप अपना जनप्रतिनिधि कैसा चुन करके भेजते हो। तेज तरार चुन करके भेजते हो कि संसद में, विधानसभा के पटल पर कुछ भी बोलने वाला नहीं भेजते हो। किस तरह का जनप्रतिनिधि भेजते हो? जो जनता के हाथ की बात है, मेरे हाथ की बात नहीं। मेरी बात है इस मांग को उठाना। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई रमाई विश्वविद्यालय ही क्यों? जनपद तो बहुत बड़ा है, कल टकनौर वाले भी बोलेंगे भाई रमाई क्यों, या आप अन्य क्षेत्र की बात कर बोलेंगे उत्तरकाशी। मुझे लगता है अभिराज भाई की इस पूरे उत्तरकाशी जनपद में ओबीसी का आरक्षण प्राप्त है, और वो जो ओबीसी का आरक्षण है उसके सर्टिफिकेट पर लिखा है रवाल्टा समुदाय। रवाई के नाम से अगर हमारा टकनौर घाटी से लेकर के आपके बंगाल, मोरी, फतेह पर्वत तक, आपके दियाड़ी सितवाड़ी तक, आपके गीट खरसाली तक, आपके ब्रह्मखास, जुणगा, गढ़वाल घाट तक हर आदमी रवाई के नाम से आरक्षण ले रहा है, तो इस जिले में अगर रवाई विश्वविद्यालय के नाम से एक यूनिवर्सिटी स्थापित हो रही है, उसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। और यमुना घाटी इसलिए कि यमुना घाटी में बहुत ज्यादा अच्छा एजुकेशन का माहौल है। आज कोई भी परीक्षा आप देखते हैं आयोजित होती है तो सबसे ज्यादा हमारे रवाई घाटी के बच्चे निकलते हैं। बिल्कुल, सबसे ज्यादा शिक्षा के प्रति आज नहीं, पहले से ही जो हमारे दोस्त गांव है, सरनौल, जखोल, आज भी आप वहां पता कीजिए कि बहुत पहले से वहां पे शिक्षा को लेकर के बहुत जागरूकता थी। यहाँ के लोग उस जमाने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया करते थे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के बहुत सारे छात्र यहाँ मिल जाएंगे। आज भी अभी हमारे फिताड़ी रिक्शा में आशीष रावत एक नौजवान है, वो BHU से अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं। तो आज भी हमारे रवाई वैली के लोग देश के कोने कोनों में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उत्तरकाशी के हमारे पवार जी हैं, सुरवीर पवार जी, आज चमोली में IPS हैं, JNU के पढ़े हुए हैं, आज चमोली के कप्तान हैं और JNU के पास आउट हैं। तो हमारे उत्तरकाशी क्षेत्र में शिक्षा का वातावरण रहा है, इसलिए हम ये रवाई विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय आने से रवाई में मतलब यहाँ की स्थिति में क्या बदलाव हो सकता है, कुछ उदाहरण के तौर पे अगर आप बताना चाहें। देखिए, बेसिकली डिग्री कॉलेज में क्या होता है कि बच्चा जाता है, वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है, BA प्रथम वर्ष या BSc प्रथम वर्ष या 3 वर्षों का या 4 वर्षों का अपना ग्रेजुएशन पूरा करता है और उसके बाद पास आउट हो जाता है। विश्वविद्यालय के अंदर जैसे ही बच्चा प्रवेश करता है तो वहां के वातावरण को देख करके बच्चा सिर्फ BA तक की दृष्टि ही नहीं, BA के बाद उसे PG किन विषयों में करना है और PG के बाद उसने किस सब्जेक्ट में रिसर्च करनी है, किस फील्ड में आगे बढ़ना है, ये सारा उसे विश्वविद्यालय के वातावरण पता चल जाता है। एक एटमॉस्फेयर विश्वविद्यालय का ऐसा होता है। जैसा कि मैं कहूँ कि आज जो इंटर में हमारा बच्चा है उसको अक्सर हम एक सवाल पूछते हैं कि बेटा क्या करना चाहते हो आगे। तो बहुत से बच्चे जो आज नहीं बता पाते हैं, नई जनरेशन तो खैर अब बताने लगी है, पर हमारे टाइम पे तो BA MA करते हुए भी लोगों को पता नहीं था कि भाई BA MA कर क्यों रहे हो। मैं खुद यहाँ BA का छात्र था और यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद जब मुझे श्रीनगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का मौका मिला, मुझे मास कम्युनिकेशन करने का मौका मिला, तब मुझे पता चला कि अगर मैं बहुत वर्ष पहले यहाँ ग्रेजुएशन करने आ जाता तो मुझे ग्रेजुएशन में ही ये पता चल जाता है कि मुझे PG किस सब्जेक्ट में करना है और PG के बाद मुझे रिसर्च करनी है तो किस गुरुजी के अंडर में करनी है। विश्वविद्यालय सिर्फ ग्रेजुएशन करने के लिए नहीं है, ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो शोध के विषय हैं, मानो मैंने इतिहास से ग्रेजुएशन किया, मैंने इतिहास से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, अब मुझे शोध करना है इतिहास में, तो इतिहास का टॉपिक अगर मैं अपने आराध्य बाबा बौखनाथ के जन्म स्थान को लेकर के, उनके ऐतिहासिक परिचय को लेकर के, अन्य देवी देवताओं से उनके महत्व को लेकर के रिसर्च करूंगा तो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में वो सारी चीजों का मुझे सुविधा प्राप्त होगी। अगर मैं यमुनोत्री धाम में यात्राएं कब से चली आ रही है, क्या परंपरा रही है, कितना हमें आर्थिक लाभ मिलता है, तो मैं उसमें रिसर्च कर सकूंगा। अगर मैं यहाँ की सेब बागवानी जो आज खराब हो रही है, क्यों नहीं हम हिमाचल जैसा सेब पैदा कर पा रहे हैं, क्यों नहीं हम हर्षल जैसा सेब पैदा कर पा रहे हैं, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मैं उसे रिसर्च कर पाऊंगा। अगर मैं आज ये जो बादल फटने का जो क्लाइमेक्स हो रहा है, ये जो तमाम तरह की आपदाएं आ रही है, नदियों में बाढ़ आ रही है, तो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में मैं उन सब चीजों की रिसर्च कर पाऊंगा। राजनीति में क्यों हमारे अंदर उदासीनता आ गई है, क्यों हमारा युवा राजनीति से भटक रहा है, क्यों गलत दिशा की धन बल पैसे की राजनीति की तरफ हम जा रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस के तहत मैं उसमें रिसर्च करूंगा। गणित के क्षेत्र में क्या नए कीर्तिमान स्थापित होने, क्यों हमारी सड़कों का अलाइनमेंट खराब है, उस पर रिसर्च करूंगा। हमारे इस रवाई घाटी से टेलीस्कोप लगा करके हम किन किन नक्षत्र के ग्रहों को देख सकते हैं, उनकी दूरियां क्या है, किस नए तारे की खोज सकते हैं,
इन सब चीजों का अध्ययन मैं अपने विश्वविद्यालय में कर सकता हूँ। विश्वविद्यालय तो विश्वविद्यालय सिर्फ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ही नहीं निकलते, शोध कार्य करके निकले हुए पारंगत विशेषज्ञ निकलते हैं, जो भविष्य में कल इन्हीं डिग्री कॉलेजों में, इन्हीं संस्थानों में अध्यापक बन करके आने वाली पीढ़ी को तैयार करने का काम करते हैं। तो विश्वविद्यालय की भूमिका समाज में बहुत बड़ी होती है। और जहां तक इसके स्थापित होने से आर्थिक लाभ की बात है, आप देखिए गढ़वाल श्रीनगर में जो पूरा बाजार है वो सिर्फ गढ़वाल विश्वविद्यालय के पीछे सक्सेस है। बिल्कुल, वहां इतने छात्र पढ़ते हैं कि उन्हीं छात्रों के उन्हीं पीछे से सब चीज पूरी चल- वहां की बिल्कुल। इकोनॉमी डेवलप है। इकोनॉमी और आज वो सेंट्रल सिटी हो गई है, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से वहां पे बच्चे पढ़ाई करने आ रहे हैं। कश्मीर के बच्चे वहां एनवायरमेंट साइंस में सब ज्यादा पढ़ने आते हैं, झारखंड के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, बिल्कुल, भूटान से वहां बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, फिक्स सीट है। तो आज पूरी दुनिया वहां श्रीनगर पढ़ाई करने आ रही है। क्या विराज भाई वो दिन कभी हम देख पाएंगे जब हमारे रवाई का विश्वविद्यालय स्थापित होगा? मध्य प्रदेश का, केरल का, साउथ इंडिया का, कश्मीर का, नॉर्थ ईस्ट का बच्चा हमारे इस बड़कोट में हमारे यहाँ के बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करने यहाँ आएगा। तो जब दूसरे राज्यों के बच्चों से हमारे रवाई के बच्चे, हमारी ये नई जनरेशन, हमारी ये जेन जी इंटरेक्ट होगी, तो उसका जो माइंड सेट है वो खुलेगा, वो देशव्यापी होगा, विश्वव्यापी होगा। वो जो इस हिंदुस्तान की जो परिभाषा है उसको समझेगा और अपने मानसिक स्तर को जब वो ऊंचा उठाएगा, जब वो अरुणाचल में नौकरी करेगा तो उसका वहां पे कोई दोस्त होगा। वो जब साउथ में नौकरी करने जाएगा तो उसके लिए वो अनजान जगह नहीं होगी, वो एक भाईचारा स्थापित करेगा। तो हम तब जाकर के आगे बढ़ेंगे। जो पौड़ी गढ़वाल ने आज जो तरक्की की है, जो आज अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज खुला पा रहे हैं, जो एनआईटी खुला पा रहे हैं, जो बुरदौर इंजीनियरिंग खुला पा रहे हैं, वो कौन है? उन्हीं विश्वविद्यालयों से पढ़े हुए लोग ही आज प्रशासनिक जगहों पर बैठे हैं जो उनकी स्वीकृति प्रदान करते हैं। उन्हीं विश्वविद्यालयों से निकला हुआ कोई नेता आज उत्तराखंड की और देश की संसद में विधायक है, सांसद है या मंत्री रहा है, जो आज उन चीजों की परमिशन करवाता है। उसी विश्वविद्यालय ने वो छात्र नेता भी दिए, वो डॉक्टर भी दिए, वो इंजीनियर भी दिए, वो प्रशासनिक अधिकारी भी दिए, जो आज उस क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। तो आज हमारे यहाँ विश्वविद्यालय खुल जाए तो इस रवाई को चमकाने वाले नौनिहाल जो भविष्य के सितारे होंगे, वो वही विश्वविद्यालय पैदा करेगा, वही से वो पौध तैयार होगी। इसलिए मैं विश्वविद्यालय का सपना देख रहा हूँ। बहुत सही बात आपने बोली। और इसी चीज को लेके मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि हम भी यूथ हैं और हमारे मन में भी ये सवाल कई बार उठता है कि क्यों कोई नेता हमारे यहाँ पर विश्वविद्यालय की बात नहीं करता, एजुकेशन सेक्टर पे बात नहीं करता, मेडिकल सेक्टर पे बात नहीं करता। क्योंकि मेन मुद्दे यहाँ के यही हैं। क्योंकि जब भी हम देहरादून पढ़ने जाते हैं, हल्द्वानी पढ़ने जाते हैं, कहीं पे भी, तो वहाँ का जो मोस्टली डेवलपमेंट हो रहा है वो विश्वविद्यालय से ही हो रहा है। क्योंकि पूरे भारत से वहां बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। तो केवल छात्रों को ही इस चीज का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ हर आम नागरिक, हर इंसान को इस चीज का सपोर्ट करना चाहिए। और मैं पर्सनली आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप आजाद पंचायत के बैनर तले ये आंदोलन स्टार्ट करेंगे तो मैं पर्सनली इसको कवर करूंगा और मैं फुल सपोर्ट आपको इस चीज में देता हूँ। क्योंकि मैं पर्सनली, आप ये होता है एक एजुकेटेड पर्सन का अगर आप पॉडकास्ट लेते हैं तो जितनी बातें आपके मन से निकल रही हैं, सच बताऊं तो मेरे अंदर का जमीर जाग रहा है कि भाई मैं ये चीजें क्यों नहीं बोलता हूँ। सोशल मीडिया मेरे पास है, मैं जब ये बातें करता हूँ, नो डाउट कई बार मैंने भी बीच में इलेक्शन के ऊपर भी बातें की थी, लेकिन कुछ चीजें लेके हमारे वीडियो भी डिलीट कर दी जाती है, कई बार हमको ये चीजें होती है। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं, ये पहाड़ का मुद्दा नहीं, ये पूरे प्रदेश का मुद्दा होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। तो विश्वविद्यालय की जहां तक हम एक कल्पना करना चाह रहे थे और उसके ऊपर बातें करना चाह रहे थे, हमने लगभग काफी बातें कर ली हैं। एक छोटा सा टॉपिक और था आपका कि मेडिकल कॉलेज आप इसमें खुलवाना चाह रहे हैं, विश्वविद्यालय आ गया, ठीक है, विश्वविद्यालय से सबको फायदा होगा और हमारी युवा पीढ़ी को भी फायदा होगा, उसको घर से बाहर नहीं जाना होगा। अब बात करते हैं मेडिकल सेक्टर की, तो आज भी पहाड़ों में मेडिकल सेक्टर के बहुत बुरे हाल है। मैं आपको क्लियरली बताऊं, 2-3 वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं कि नौगांव ब्लॉक की बात करें तो वहां पर भी भाई कोई सुविधा नहीं है। बड़कोट हॉस्पिटल की मैं बात करूं तो यहाँ पर एक डॉक्टर है और एक्सरे है, लेकिन अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है। यहाँ पर आईसीयू की भी सुविधा नहीं है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप मेडिकल कॉलेज खुलवाने की बात कर रहे हैं, तो आप उसकी जगह ये मांग क्यों नहीं करते कि क्यों ना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोले या हॉस्पिटल को इतना डेवलप कर दिया जाए कि यहाँ पर हर इंसान अपना पूरी तरीके से इलाज कर ले, केवल मेडिकल कॉलेज ही क्यों? ये सवाल है मेरा। अभिराज भाई, जब ये देश आजाद हुआ, इस देश का संघीय ढांचा तैयार हुआ, तो इसमें 2 तरह की व्यवस्था हुई। एक तो इसमें केंद्र सरकार बनी और एक इसमें राज्यों की सरकार बनी। बिल्कुल। केंद्र के पास बहुत से अधिकार दिए, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य भी एक अधिकार था। बिल्कुल।
लेकिन जितने अधिकार केंद्र के पास थे उतने अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं दिए। राज्य सरकार के पास रक्षा का अधिकार नहीं है, नहीं है, बिल्कुल। जो हमारी डाक सेवा आती है वो केंद्र के वो आती है, केंद्र राज्य के की कोई अंदर डाक बिल्कुल सेवा नहीं है। नहीं है। तो इसी तरह जो शिक्षा और स्वास्थ्य है ये राज्य का विषय भी है और केंद्र का विषय भी है। फिर भी आपने देखा होगा कि राज्य के स्कूल, मैं नवोदय विद्यालय की बात करता हूं, जी राजीव गांधी नवोदय विद्यालय राज्य सरकार की एक मुहिम है जी और जितनी बुरी स्थिति में राज्य के राजीव नवोदय विद्यालय हैं जी, उनसे बुरी स्थिति किसी चीज की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं लेकिन पर्सनली वहीं गया हूँ, वहीं आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का जवाहर नवोदय विद्यालय देखें तो एक वहीं से पढ़ा हूँ सक्सेस मैं। प्लान है। बिल्कुल वही शिक्षा के दोनों संस्थान है, एक कामयाब है एक फेल हो गया है। आप सेंट्रल स्कूल देखिए, वहां लोगों को मारामारी है अपने बच्चे पढ़ाने की कि हमें सेंट्रल स्कूल में एडमिशन करना है, बहुत मारामारी होती है। exactly। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं कि हमारे बच्चों को सेंट्रल स्कूल पढ़ाइए। मेरा एक बेटा खुद सेंट्रल स्कूल में पढ़ता है, मैं दूसरे बेटे का एडमिशन नहीं करा पा रहा हूं। वहीं हमारे राज्य के सरकारी स्कूलों में कोई अपने बच्चे नहीं पढ़ाना चाहता। ऐसे ही स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, भाई जो हमारे अस्पताल हैं राज्य के, जी, भाई सबसे बड़ा अस्पताल तो जिला अस्पताल है किसी भी बिल्कुल। जिले के भीतर, डिस्ट्रिक्ट चाहे वो मैदान क्षेत्र का हो चाहे पहाड़ क्षेत्र। बिल्कुल आप उत्तराखंड के सारे जिले अस्पताल उठा के देख लीजिए, दोयम दर्जे की स्वास्थ्य सेवाएं देने को मजबूर है। मैं वहां काम करने वाले डॉक्टरों का बहुत आदर करता हूं जो वहां पे स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। जी, कोई नर्स है, कोई फार्मासिस्ट है, कोई मेडिकल सेवा में जो भी एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, सफाई कर्मचारी, मैं क्षमा चाहता हूं ये बात बोलते हैं, मुझे किसी के संस्थान पे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मैं आदर करता हूं, वो दिन रात सेवा कर रहे हैं और हम एक मिनट में किसी की मेहनत को खारिज कर दे रहे हैं। बिल्कुल मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन ये सच्चाई है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी मजबूत जिला अस्पताल की नहीं हो पा रही है कि हम लोगों का इलाज करें। उसके बाद भी रेफर सेंटर बने हुए, हर जरा सी गंभीर बीमारी में देहरादून हमें रेफर कर दिया जाता है। जी, और देहरादून में हमारा इलाज कहाँ हो रहा है? दून अस्पताल की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। अब गरीब बेचारा क्या करे, कहां जाए उस बदबूदार माहौल में? उस माहौल में अगर उसका किसी नेता से जान पहचान है, किसी बड़े अधिकारी से उसकी जान पहचान है, उसके गांव का कोई बड़ा अधिकारी है, उसके गांव का विधायक ठीक है, सरकार में भागीदार रखता है, तो थोड़ा व्यवस्थाएं उसकी ठीक हो जाती है, डॉक्टर उसको देख लेते हैं। जिसका कोई बोलने वाला नहीं है, दून अस्पताल में इलाज कराना नरक में इलाज कराने जैसा है। ये सच्चाई है विराज भाई, मैं आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ और जिन्होंने ये भोगा है वो इस बात को महसूस करते होंगे। तो जो हमारा पहाड़ का आदमी है जब देहरादून में जाता है तो देखो तो वहां पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिजनौर, सहारनपुर से भरे पड़े हैं लोग। वो अपने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं से बेहाल है, वो हमारे उत्तराखंड में उनको वो स्वास्थ्य सेवाएं वहां से बेहतर लगती है और हमारे पहाड़ का आदमी का वहां दम घुट जाता है। फिर हमारे पहाड़ का आदमी अपने गांव में किसी अपने भाई को नहीं तो साहूकार को, रिश्तेदार को, लाला को फोन करके 50,000 रुपए उधार, 60,000 रुपए उधार दे करके प्राइवेट अस्पताल, मैक्स, एनर्जी, इनमें अपना इलाज कराने को मजबूर है। बिल्कुल ये स्वास्थ्य सेवाओं के हाल है। अब आई बात आपकी कि मेडिकल कॉलेज की। जी, देखिए मेडिकल कॉलेज मैं इसलिए मांग कर रहा हूं कि मेडिकल कॉलेज की परमिशन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया देती है ओके, और मेडिकल काउंसिल इंडिया मेडिकल कॉलेज वहां स्थापित करती है जहां पे एक ऐसा अस्पताल हो जिसमें बहुत अच्छी स्थिति पर ओपीडी आती हो, ताकि भाई मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे कल मेडिकल साइंस पढ़ेंगे वो सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ते हैं मेडिकल साइंस, बिल्कुल प्रैक्टिकल उनको प्रयोग करने के लिए पेशेंट चाहिए। उन्हें किडनी का पेशेंट भी चाहिए, उन्हें बुखार का पेशेंट भी चाहिए, उन्हें हर्निया का भी चाहिए, उन्हें पथरी का भी चाहिए, उन्हें लंग्स का भी चाहिए, उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट का भी चाहिए, उन्हें गैस्ट्रो का भी पेशेंट चाहिए, ऑर्थो का भी चाहिए। तो वहां पे जो बच्चे होते हैं, एक जैसे कोई पेशेंट आया, एक डॉक्टर वहां जाता है, एक प्रोफेसर उसका इलाज करने जाता है, तो उसके स्टूडेंट भी साथ में खड़े रहते हैं जी, और सामान्य अस्पतालों की अपेक्षा मेडिकल कॉलेज में जो लायबिलिटीज होती है स्टाफ के ऊपर या अस्पताल प्रशासन के ऊपर, वो बहुत ज्यादा होती है लायबिलिटीज। अगर लापरवाही होती है तो उसमें ज्यादा जिम्मेदारी तय होती है मेडिकल कॉलेज के ऊपर। तो मेडिकल कॉलेज का मतलब ही अपने आप में कंप्लीट ढांचागत विकास है। हम अगर अस्पताल खोले तो ये सरकार इतनी बेईमान हो चुकी है कि अगर हम ऑर्थो का डॉक्टर लाएंगे तो जो हमारा दूसरा सर्जन वो गायब हो जाएगा, मेडिसिन का फिजिशियन ही गायब, फिजिशियन ले आएंगे तो तीसरा गायब हो जाएगा, सब ले आएंगे तो फिर हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड एमआरआई के उपकरण नहीं होंगे, उनको ले आए तो हमारे यहाँ रेडियोलिस्ट नहीं होगा, रेडियोलिस्ट हम ले आए तो उसको उत्तरकाशी वाले विधायक ने खींच के अपने यहाँ ले आया, पता चला पोल्ला वाले विधायक ने ज्यादा जो लगा जो अपने यहाँ ले आया। तो ये जो खींचा तान चल रही है आप देख रहे थे हमारे तमाम नेता डॉक्टरों के ट्रांसफरों में कैसे
फोन पे मंत्री से धन्यवाद का वीडियो बना रहे थे। तो जी जी इस लेवल पे जब हमारी राजनीति का स्तर आ जाए तो मुझे लगता है कि एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज का मतलब है एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले शिक्षण संस्थान के साथ साथ एक बड़ा और पूर्ण अस्पताल, जिसके अंदर जुकाम से लेकर के कैंसर तक का इलाज हो। बिल्कुल। और जब वो अस्पताल हमारे यहाँ स्थापित होगा तो उससे हमारा पूरा जनपद ही नहीं, यमुना घाटी का जौनसार और जौनपुर का क्षेत्र भी लाभान्वित होगा। और आज राड़ी के पास जो सिलक्यारा सुरंग बन रही है, ये शायद अगले साल तक पूरी हो रही है। उस सुरंग बन जाने के बाद तो भटवाड़ी का आदमी जितनी देर में चिनाली छोड़ पहुंचता है उतनी देर में बड़कोट आ जाएगा, तो वो दूरी भी हमारी खत्म हो जाएगी। नैनबाग का आदमी जितनी देर में आपका विकास नगर जाता है उतनी देर में वो यहाँ की मेडिकल कॉलेज में आ जाएगा। मैं हिमाचल घूमने गया था, मैंने जब बिलासपुर पहुंचने वाला था, मैं पहली बार गया था, तो बिलासपुर में बहुत दूर से जो वहां का मेडिकल कॉलेज है एम्स का, उन्होंने एम्स का मेडिकल कॉलेज पहाड़ में खोला है। हम उत्तराखंड के लोगों ने एम्स का मेडिकल कॉलेज ऋषिकेश में खोला हुआ है। उस मेडिकल कॉलेज का सबसे ज्यादा लाभ नजीमाबाद और शानपुर को ले रहे हैं, हमारे पहाड़ के आदमी उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो जब मैंने दूर से देखा तो मैं चौंक गया कि इतना बड़ा संस्थान क्या है। मैं जब उसे पहाड़ पे विशाल काय एम्स को मैंने बिलासपुर हिमाचल में देखा तो मैंने उस दिन सोचा कि इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज तो मेरे बड़कोट में भी हो सकता है। होता है, आप भी घर से बाहर होते होंगे, आप भी कोई अच्छी चीज देखते हो तो आप भी सोचते चीज मेरे घर में क्यों नहीं है, मेरे गांव में क्यों नहीं है, मेरे शहर में क्यों नहीं है। तो मैंने भी बिलासपुर में जब एम्स का मेडिकल कॉलेज देखा तो मैं तब से एक ख्वाब रखता हूँ कि मेरे बड़कोट में भी एम्स जैसे संस्थान का, एम्स केंद्र संस्थान है, अगर एम्स का मेडिकल कॉलेज हमें मिल जाए तो हम तो कहेंगे हमारा सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज वो हमारे पास ऐसी जगह पे स्थित है जहां पे हमारे जो दूरदर्शी नेता थे उनको पहाड़ के लोगों की शायद चिंता कम थी, शायद अन्य राज्यों की चिंता ज्यादा थी। मुझे लगता है कि एम्स जैसा संस्थान अगर आज श्रीनगर, टिहरी, उत्तरकाशी में होता तो आज के पहाड़ के बहुत बड़े भूभाग को वो कवर कर रहा होता। ठीक है, वहां पे भी स्वास्थ्य सेवा दे रहा है, पर उसका वो लाभ पहाड़ के लोगों को नहीं मिल पा रहा जो उत्तराखंड में बनने के बाद हमने सपने देखे थे। तो मैं चाहता हूं कि एम्स मेडिकल कॉलेज खुले, एम्स का ना खुले तो राज्य स्तर से ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से परमिशन लेकर के यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुल जाए। तो हमारा वो जो सपना है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, आज जिस तरीके से पहाड़ का आदमी विकास नगर और देहरादून के अस्पतालों में धक्के खा रहा है, हमें दूर से अपना बिंडी पहना हुआ पहाड़ की टोपी लगाया आदमी दिख जाता है कि हमारे पहाड़ का आदमी है। बिल्कुल उसको वहां की समझ नहीं है, वो वहां के वातावरण को नहीं एडजस्ट कर पा रहा है। वो उसका जो पेशेंट है वो अस्पताल में भर्ती है, उसे खुद होटलों के महंगे महंगे कमरों में रहना पड़ता है, होटलों का खाने से परेशान हो रहा है। यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे आदमी पहाड़ के एक अच्छे वातावरण में रहता है। और यहाँ अगर मेडिकल कॉलेज बना तो यकीन मानिए यहाँ की आबो हवा के लिए दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद यहाँ से तक लोग इलाज कराने आए। तो अगर यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज खुलता है तो पूरा जो यहाँ का आदमी स्वास्थ्य और शिक्षा के कारण बाहर जो पलायन कर रहा है वो रुकेगा और तेजी से हम अपने घर की तरफ आएंगे। और उसका असर हमारे बाजार में भी होगा, हमारा बाजार डेवलप होगा, हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। तो इन सब चीजों को लेकर के, इन सारी अच्छी चीजों को लेकर के मैं आंदोलन कर रहा हूँ। नहीं ठीक है, आपकी जायज मांगे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, आपका कहना भी सही है, मेडिकल कॉलेज बनेगा तो बहुत सारा डेवलपमेंट भी होगा। लेकिन बातों में ये चीजें कहनी बहुत आसान लगती है, लेकिन अगर ग्राउंड में देखे जाके तो आज कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं जो पहाड़ों में आना चाहे। तो आपको क्या लगता है मेडिकल कॉलेज बनने से इस चीज में कोई फर्क पड़ेगा? डॉक्टर आना चाहेंगे उसके? बहुत सही सवाल किया आपने। मैं अक्सर, मेरे दोस्त है एमबीबीएस डॉक्टर है, फिजिशियन भी हैं, मेरी अक्सर उनसे बात होती है कि भाई सरकार इतनी अच्छी सैलरी दे रही है फिर भी डॉक्टर पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं हो रहा है। उसके बावजूद भी अगर आप देखो कि पूरे आप समझो सिनारियो को कि बीच में मेडिकल कॉलेज जितने भी थे, हल्द्वानी, श्रीनगर, दून, उसमें सरकार ने एक स्कीम निकाली थी कि अगर आप वहां पे पहाड़ में मेडिकल शिक्षा ले रहे हो, आप श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो उनका बॉन्ड भरा जाता था कि भाई आपने 3 या 5 साल पहले पहाड़ में सेवाएं देनी है, फिर आप अपना कहीं कुछ कर पाओगे। उस बॉन्ड को भी इसी नियत से सरकारों ने लागू किया था कि भाई जो एमबीबीएस लड़का कर रहा है वो पहाड़ में चढ़ेगा। लेकिन आज वो प्लान भी खारिज हो गया। बहुत मोटी तनख्वाह एनआरएचएम के तहत सरकार देना चाह रही है, लेकिन आदमी ऊपर नहीं आ रहा है और इस बात को कोई समझने को तैयार नहीं। जब हम डॉक्टरों से इस बारे में बात करते हैं तो डॉक्टर कहता है कि डॉक्टर एक गरिमामय पेशा होता है, एक डॉक्टर के साथ एक पूरी टीम होती है, अकेला डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है।
बस उसका रेडियोलॉजिस्ट होता है, उसकी नर्स होती है, उसका नर्सिंग स्टाफ होता है, उसका फार्मासिस्ट होता है। जब तक किसी डॉक्टर को अपने सारे उपकरण और सारा स्टाफ प्राप्त नहीं होगा, वो किसी ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेट नहीं कर सकता। आपने देखा होगा जब ऑपरेशन करता है कोई डॉक्टर, तो भाई एक ऑपरेट करने वाला पूरा स्टाफ उसके साथ रहता है। तो हम डॉक्टर तो भेज दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर को जो सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए होता है वो हम उसको प्रोवाइड नहीं करा पाते। और फिर एक उदासीपन और एक मायूसीपन, हमारे अस्पताल में कोई भी आके धड़धड़ा करके पहुंच जाता है कि क्यों नहीं इलाज हो रहा है। तो जो आरोप लगाने के लिए आगे जो एक डॉक्टर का गरिमामय पेशा है, जो उसे बताया जाता है मेडिकल शिक्षा के दौरान, वो प्रोटोकॉल्स हम पूरे नहीं कर पाते हैं पहाड़ में, छोटे छोटे अस्पतालों में। लेकिन जब मेडिकल कॉलेज होगा और कोई डॉक्टर होगा, उसकी तरह वहां पे अन्य 100-150 डॉक्टर भी होंगे और वो पूरे मेडिकल स्टाफ होंगे, खूब सारा वातावरण होगा, मेडिकल डॉक्टरों की अपनी एक कॉलोनी होगी, अपनी एक सोसाइटी होगी, तो वो अपने एनवायरमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे। और मैं यकीन दिला रहा हूं, जहां जहां पर मेडिकल कॉलेज है हिंदुस्तान के दूरस्थ से दूरस्थ क्षेत्र में जहां मेडिकल कॉलेज है, वहां कभी डॉक्टरों की ये समस्या आई नहीं कि डॉक्टर वहां नहीं रहना चाह रहे हैं। और अगर एक डॉक्टर जाता है तो 10 डॉक्टर और तैयार होते हैं, एटमॉस्फेयर बन जाता है। आज जिस बड़कोट में डॉक्टर नहीं रुकना चाहता है, जिस जगह पे डॉक्टर आज नहीं आना चाहता है, डॉक्टर छोड़े नर्सिंग स्टाफ यहाँ नहीं रहना चाहता है, कल मेडिकल कॉलेज बनने के बाद देश के बड़े बड़े नामचीन डॉक्टर जो आज मेदांता जैसे अस्पतालों में, अपोलो जैसे हॉस्पिटलों में आज काम कर रहे हैं, वो सारे डॉक्टर आपको बड़कोट की मेडिकल कॉलेज में दिखाई देंगे, क्योंकि उनको एनवायरमेंट मिलेगा। ये बातें अगर कोई मेरा इस आपके दर्शकों में कोई डॉक्टर साथी अगर इस वीडियो को देख रहा होगा, तो ये बात वो बहुत गहराई से समझ सकता है कि हाँ, मैं शायद सही बात कह रहा हूँ जी। तो मैं इन सारी चीजों का फ्रेमवर्क करके आ रखा हूँ, इन सारी चीजों का स्टडी करके आ रखा हूँ, इसलिए बड़े सोच समझ के रमाई विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज शिक्षा और स्वास्थ्य के 2 कंप्लीट सॉल्यूशन को लेकर के जनता के बीच में जा रहा हूँ। चलिए, बहुत सही। और अभी मुझे जहां तक लगता है विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज के हम फायदे तो गिना चुके हैं आप, इसमें क्या क्या चीजें डेवलप की बात करें तो पूरे क्षेत्र को इससे फायदा होने वाला है। लेकिन अब बात करते हैं कि ये आपके जो मेन मोटिव ये है कि आजाद पंचायत के बैनर तले ये मांगे आपने रखी है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये आंदोलन आपके कितने समय तक चलने वाला है, कौन कौन इसमें प्रतिभाग करेंगे, और इसमें आपका प्लान बी क्या रहेगा? मान लेते हैं कि आपने, जैसे अभी सोनम वांगचुक जी ने भी इतने लंबे समय तक 17-18 दिन तक भूख हड़ताल की और कई हद तक उनकी मांगे मानी भी गई, लेकिन एक बात यह कि पहाड़ में कई बार आंदोलन किए गए हैं। आपका आंदोलन अगर ये सक्सेस नहीं हो पाता है तो प्लान बी क्या रहेगा आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो इस आंदोलन को हम 15 सितंबर से बड़कोट के रामलीला ग्राउंड में शुरू करने जा रहे हैं। 15 सितंबर से। वो 1930 में तिलाड़ी आंदोलन की धरती रही है जी, और उससे पवित्र धरती इस आंदोलन को शुरुआत करने के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती है। तो वहां से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और आंदोलन की रूपरेखा को लेकर के अभी हमारा जनसंपर्क अभियान सब लोगों से चल रहा है। हम निरंतर जितने हमारे प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत हैं, वर्तमान और पूर्व, हम सबको पत्र भेज करके उनको आंदोलन में निमंत्रण भेजेंगे। व्यक्तिगत रूप से भी मैं हर क्षेत्र में, हर गांव तक पहुंचने की इस 1 महीने में कोशिश करूंगा। मैं निरंतर आज भी, कल भी, परसों से जनसंपर्क में हूं। जौनपुर और जौनसार क्षेत्र जो इससे लाभान्वित कल होने वाला है, वहां के जनप्रतिनिधियों से, समाज सेवियों से, सियाणों से हम बात करेंगे, उनको भी साथ में लेने की कोशिश करेंगे। माताओं, बुजुर्गों, किसान, मजदूर, युवा, छात्र, सरकारी कर्मचारी, निजी सेक्टर के लोग, व्यापार मंडल के लोग, उन तमाम लोगों को, राजनीतिक, सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को, सबको छूने की कोशिश करेंगे, सबको एक मंच पर लाने की कोशिश करेंगे। हम 15 दिन इसको क्रमिक उसमें धरना प्रदर्शन रखा है। शुरू के 15 दिन हम इसमें धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चलाएंगे और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। धरना प्रदर्शन होने के बाद अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो 15 दिन बाद हम फिर 15 दिन का क्रमिक अनशन चलाएंगे। एक एक करके कोई ना कोई साथी हमारे क्रमिक अनशन करेंगे और 15 दिन के बाद हम इसे भूख हड़ताल की तरफ ले जाएंगे। और इसको जब तक जनता चाहेगी, जब तक ईश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया होगा हमारे शरीर को, हम तब तक इस आंदोलन को चलाएंगे। और अगर सरकार इतनी ही निरंकुश हो गई, जैसे आप कह रहे कि सरकार ने आपकी बात नहीं मानी, तो आप क्या करोगे? कोई परिस्थिति ऐसी आई कि हमें किसी वजह से इस हड़ताल को रोकना पड़ा या हमारी मांग पूरी नहीं हुई, तो फिर आपका एक्शन प्लान क्या होगा? तो मुझे ये लगता है कि मुझे सरकारों से और सरकारों में बैठे लोगों से
बहुत ज्यादा आज उम्मीदें नहीं है कि वो किसी भूख हड़ताल से किसी चीज को खोल फर्क देंगे। पड़ने वाला है। ये ज्योति बिल्कुल। सिंह रवाटा जी का दौर नहीं है कि ज्योति सिंह रवाटा जी भूख हड़ताल पे बैठे थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमंत नंदन बोगरा ने बड़कोट में पहुंच करके उनकी मांग को पूरा किया और आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ITI हमारे यहाँ खोल दी गई। बिल्कुल है। वो भी एक हड़ताल से निकला था। अच्छा। आज वो स्थितियां नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर कोई सरकार हमारी इस मांग को पूरा नहीं भी करेगी और अगर हर घर में, हर नौजवान, हर किसान, हर माँ, हर बहन, हर छात्र के जीवन में ये विमर्श आ जाएगा कि हाँ, रमाई विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज की मांग जायज है, तो उस दिन हम जीत जाएंगे। बिल्कुल। ये जिस दिन ये विमर्श में आएगा, उस दिन जो आने वाला 2027 का चुनाव है, हमारा जो भी जनप्रतिनिधि वोट मांगने आएगा, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे यूकेडी का हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे अन्य किसी पार्टी का हो, वो अपने मैनिफेस्टो में सबसे पहले विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज को जगह देगा। फर्स्ट पॉइंट और जिस दिन राजनीतिक पार्टियों के और नेताओं के घोषणा पत्रों में हमारे इन दो बिंदुओं ने जगह पाली, आप यकीन मानिए अविराज भाई, हम मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय की स्थापना में रमाई घाटी अपने उत्तरकाशी जनपद में करके दिखा देंगे। बहुत सही। तो मेरा ये मामला, मेरा ये मानना है कि मेरा ये आंदोलन, ये विमर्श घर घर तक पहुंचे। हर आदमी जो शिक्षित है या जो शिक्षित नहीं है, उसे भी इस बात का महत्व पता चले। और रही बात कि इस आंदोलन में कौन कौन आएंगे, तो सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र रमाई घाटी से, फिर इस जनपद से, फिर इस गढ़वाल मंडल से, फिर इस राज्य के और फिर इस देश के जितने भी समाज सेवी हैं जी। ये नहीं कि स्थानीय ही, जो देश के बड़े नाम है समाज सेवा में, मेधा पाटकर है जी। या हमारे राज्य के रवि चोपड़ा साहब है, जी। या जो और भी बड़ी हस्तियां हैं, सोनम वांगचुक जी है, जी। उन तक भी हमारे मित्रों की संपर्क है। उन तमाम लोगों को, उन तमाम बड़े चेहरों को जो आंदोलन की और समाज सेवा की रूपरेखा में जाने जाते हैं, जी। उन सबको मैं अपनी रमाई घाटी में आमंत्रित करूंगा। इस राज्य के, इस देश के जितने भी लेखक हैं जिन्होंने जन आंदोलनों पे, कविताओं में, इतिहास के किस्से कहानियों में जो अपने बड़े नाम रखते हैं, उन तमाम लेखकों को आमंत्रित करूंगा। इस देश के अंदर जितने भी नेता हैं, जितने बड़े राजनीतिक पद पर लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी दल के हैं, जो जन आंदोलनों से, जन संघर्षों से आज देश की निर्णायक स्थिति में है, इस राज्य में जो बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, उन सबको आमंत्रित करूंगा। इस देश के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर, खेल जगत में, सिनेमा जगत में, रंगमंच के जगत में, पत्रकारिता के क्षेत्र में जितने बड़े नाम है, जितने भी आज यूथ आइकन है जिन्हें दुनिया देखने आती है, मैं उन सबको आमंत्रित करने की कोशिश करूंगा। हमारे क्षेत्र से जितने प्रशासनिक अधिकारी, नौजवान बच्चे निकले हैं जिन्होंने बड़ा नाम हासिल किया है, किसी भी क्षेत्र में जो भी बड़ा चेहरा है, जो इन्फ्लुएंसर का काम कर सकता है, जो नई जनरेशन को बाहर निकाल सकता है, जो नए लोगों को इस आंदोलन से जोड़ सकता है, उस हर एक आदमी को बुलाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं 100-200 लोगों को अप्रोच करता हूं और 2 लोग भी अगर मेरे आंदोलन में आ गए, तो मुझे लगेगा कि मेरे आंदोलन को बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त होगा। जी। तो ये मेरी कोशिश है और मुझे पूरा विश्वास है कि तमाम तरीके से लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है। अब ये बात हमारे ऊपर आती है कि हम कैसे इस आंदोलन को सबकी सहभागिता के साथ, आज मैं बार एसोसिएशन में गया था बड़कोट के, मैंने वकीलों से बात करी, मैंने भाई मुझे आपका भी सहयोग चाहिए, हम एक कानूनी सलाहकार समिति आप लोगों की बनाना चाहते हैं कि भाई कोई मामला अगर हमारे साथ ऐसा हो जाता है तो जो वकील हो, एडवाइजर चाहिए, एडवाइजर की भूमिका, कोई पशुपालक समाज अगर हमसे जुड़ना चाहता है, तभी वो भाई हमारे लिए दही दूध ले आए तो वो अपनी भूमिका से निभा सकता है। किसान को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, छात्रों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बहनें बहुत ज्यादा परेशान है, शिक्षा में भी आज दर्जनों पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, ग्रामीण महिलाएं पढ़ती हैं, है ना, हमारी बेटियां इसलिए पढ़ती हैं, घास भी काटती हैं, पानी भी लाती हैं, स्कूल भी जाती हैं, अच्छे नंबर भी लाती हैं, इसलिए कि उसका जीवन अच्छा बने, उसके लिए ये विश्वविद्यालय बनेगा। आज जब गर्भावस्था में होती हैं तो सबसे ज्यादा फजीता हमारी बहनों का होता है, हमारी माताओं का, हमारी महिलाओं का होता है। इन अस्पतालों में वो दम तोड़ देती हैं, कई बार उनके पेट में पल रहा बच्चा दम तोड़ देता है, मजबूरन दर्द उनके अस्पतालों में धक्का खाने को तैयार है। दून महिला अस्पताल में नरक का जीवन इस वाली स्थिति होती है, कई बार बेड तो छोड़ो जमीन पर वो बच्चा देने को तैयार होती है। ऐसी जो खतरनाक स्थिति है, इससे उन महिलाओं को राहत मिलेगी। मैं इसलिए उन महिलाओं को भी आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आइए, ये लड़ाई आपके सुनहरे भविष्य के लिए, हमने जो कष्ट झेला आने वाली पीढ़ी वो कष्ट ना झेले, उसके लिए लड़ाई हम लड़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बातों में जो सच्चाई उजागर कर रहे हैं आप, ये सच्चाई है ग्राउंड की। लेकिन एक चीज जो कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है अपने ऊपर, ज्यादा नहीं, मैं अगर जनता की बात करूं तो आपको एक कांग्रेस नेता की छवि पे देखा जाता है। अभी आपको किस हद तक लगता है कि
आपका यह आंदोलन जो है राजनीति की भेंट नहीं चढ़ेगा? क्या पता लोग इसको आपकी राजनीति से जोड़ लें कि भाई आप अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर मैं, ठीक है, अगर किसी को ये लगता है कि मैं कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए सब कर रहा हूं, तो ठीक है। अगर वो ऐसा सोचते हैं तो मैं तो कहता हूं कि हर किसी व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल। हर व्यक्ति को ऐसा अनुसरण करना चाहिए। अगर समाज में विश्वविद्यालय खोलने की राजनीति विजयपाल रावत कर रहा है तो सबको विश्वविद्यालय खोलने की राजनीति करनी चाहिए। अगर मेरी राजनीति लाभ के लिए अगर मैं मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं तो हर आदमी को करनी चाहिए। मैं तो सिर्फ 2 संस्थानों की बात कर रहा हूं भाई। केंद्र के तमाम ऐसे संस्थान है जो यहाँ खुलने चाहिए। जड़ी बूटी 100 संस्थान यहाँ पे खुलना चाहिए। एग्रीकल्चर के बड़े संस्थान यहाँ पे खुलने चाहिए। क्यों आज हमारे पहाड़ का जो झूला घास है, जो तमाम तरह की जड़ी बूटियां हैं, आज पता है हमारे काश्तकार कहाँ जाते हैं उसको लेकर के? रामनगर जाते हैं। बताइए क्यों नहीं वो संस्थान यहाँ पे खुलता है? आज हमारे काश्तकार बागवानी में अपनी फसल को लेकर के कोई कानपुर सेब बेचने जा रहा है, कोई लखनऊ सेब बेचने जा रहा है। विकासनगर की मंडी में जाते हैं तो 20 किलो की टमाटर क्रेट के पीछे 100 रुपए किसान नहीं बचा पा रहा है। नहीं बचा। क्यों नहीं उतनी बड़ी मंडी संस्थान यहाँ पे खुलते हैं, अपने किसान अपनी उपज यहाँ पे करे। और भी तमाम तरह के मुद्दे हैं। जिले का संघर्ष तमाम तरीके से चल रहा है। हमने कभी तो किसी को मना नहीं किया, हमने तो हर मामले में आंदोलन में साथ दिया लोगों को। तो अगर डेवलपमेंट के एजेंडे पे अगर विजयपाल रावत राजनीति करा तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इस तरह की राजनीति करनी चाहिए। तो आलोचनाएं होगी और उन आलोचनाओं को सुनना और उन्हें सुन करके अपने अंदर सुधार करना, ये मेरा फर्ज है। मैं ऐसा मानता हूं और मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति की शिकायतें, हर व्यक्ति की आलोचना मुझ तक पहुंचे। और ये जो आप मेरे साथ ये इंटरव्यू कर रहे हैं और आप और मेरी बात जो इतने लोग सुन रहे हैं, मेरा सबसे सुझाव है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, फोन के माध्यम से, आज तो इतने संसाधन हमारे पास है। बिल्कुल। जब हमारे पूर्वजों ने आजाद पंचायत के नीचे तिलाड़ी गोली कांड किया था, तब ना मोबाइल फोन थे, तब ना फेसबुक था, तब ना व्हाट्सएप था, ना इंस्टाग्राम था। तब भी उन्होंने ढोल रणसिंगे की आवाज पर अपनी आवाज जगह जगह पहुंचाई, एक दूसरे की सलाह मशवरे को अपने आंदोलन में शरीक किया और उतने बड़ा आंदोलन लड़ा। तो आज तो हम टेक्नोलॉजी के युग में हैं। तो दर्शकों का जो भी संदेश आपके चैनल के माध्यम से मुझे मिलता है, मैं उसे जरूर अपने सुझाव के रूप में, अपने आंदोलन की रूपरेखा के रूप में उसे सम्मिलित करने का काम करूंगा। चलिए मान लेते हैं आंदोलन के थ्रू आपने बताया 15 सितंबर से आप शुरू करेंगे। कुछ समय चलते जब लगता है कोई भी आंदोलन हो तो जब उसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती है, उनको लगता है कि हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है, तो कहीं ना कहीं उग्र आंदोलन होने लग जाता है। लोग भूख हड़ताल पे ही बैठने लग जाते हैं। मान लीजिए कोई भूख हड़ताल पे ही बैठ गया, काफी दिन हो गया, फिर भी सरकार आपकी बात ना सुने, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे सिचुएशन वही है, फिर भी आपकी बात नहीं सुनी जाती है सरकार द्वारा, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले किसी मुद्दे को रखा जाता है मंच पर कि भाई ये हमारा मुद्दा है, ठीक है, उस पर जन समर्थन प्राप्त किया जाता है। अगर हमें जन समर्थन ही नहीं मिला तो हमारा मुद्दा खारिज हो जाएगा जी। हमें लगेगा कि भाई जब जन समर्थन नहीं मिल रहा है तो ठीक है, यहाँ की जनता ना मेडिकल कॉलेज चाहती है, ना विश्वविद्यालय चाहती है। और अगर जन समर्थन प्राप्त होता है, जिस चीज को हम इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, इस सामाजिक, मनुष्य के सामाजिक परिवेश में, वो चीजें राजनीति का मुख्य एजेंडा बन जाती है। और जिस दिन वो जन समर्थन वाली चीज राजनीति का एजेंडा बन गई, आज जिस दौर पे आप और हम ये बात कर रहे हैं जी, इस दौर में उत्तराखंड के आने वाले विधानसभा चुनाव की भी तैयारियां चल रही है और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने मैनिफेस्टो को तैयार कर रही है, अपने घोषणा पत्र को तैयार कर रही है। अगर इस घोषणा पत्र को तैयार करने के दौरान हमारा आंदोलन सफल हो जाता है, उसको जन समर्थन मिल जाता है, तो आने वाली सरकार जो भी होगी उसके घोषणा पत्र में अगर रमाई विश्वविद्यालय और मेडिकल काशी का रवाई घाटी का मेडिकल कॉलेज होगा तो निस्संदेह यकीन मानिए दोनों चीजों में से एक चीज या दोनों चीजों की स्थापना हो जाएगी। उसे बनने में, उसको खड़ा होने में निस्संदेह टाइम लगेगा। एक चुटकी बजाते तो ना तो रवाई विश्वविद्यालय खड़ा हो जाएगा, ना मेडिकल कॉलेज खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ये चर्चाओं में आ गया, ये मुख्यमंत्री की घोषणाओं में आ गया, ये किसी प्रक्रिया में आ गया, तो आने वाले दौर में जो हमारे नौनिहाल होंगे, अगर ये लड़ाई विजयपाल रावत यहाँ पे खत्म कर देता है तो आने वाला जो व्यक्ति होगा वो इस क्रांति की मसाल को अपने हाथ में लेकर के आगे का सफर तय करेगा। जहां पे वो थकेगा वहां पे दूसरा भाई उस मसाल को लेकर के आगे बढ़ेगा। इसीलिए आजाद पंचायत में जो हमने मसाल, एक हाथ में मसाल चलती हुई दिखाई दी है उस लोगों में, उस बात का प्रतीक है कि ये लड़ाई सिर्फ विजयपाल रावत की नहीं है।
मैं जहाँ पे कमजोर पड़ जाऊंगा, टूट जाऊंगा, थक जाऊंगा, हार जाऊंगा, वहां से ये लड़ाई फिर एक नया स्वरूप लेकर के आगे बढ़ेगी। आज से 96 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने आजाद पंचायत के नीचे राजशाही के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी, तो 96 साल तक अगर वो लड़ाई शांत रही तो लड़ाई मर थोड़ी गई। आज 96 साल बाद विजय पालावत निकल के आया कहीं से, फिर से उस आजाद पंचायत को खड़ा कर रहा है, फिर एक लड़ाई लड़ रहा है। तो अगर जिस दिन ये आंदोलन, ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, उस दिन पता नहीं कौन नौजवान कल भविष्य में इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। तो हमारा काम है चिंगारी को जगाना, और इस चिंगारी को क्रांति की आग में आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो नई नई जो हमारी पीछे पीढ़ी है, जो जिसके भविष्य के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम। चलिए, बहुत सही। और एक आखिरी सवाल जो मेरे मन में उठ रहा है कि विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज बनाने की जो मांग आपकी है, तो इसकी पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, और इसमें जगह आप कौन सी चुनने वाले हैं? आपका खुद का रोड मैप क्या है कि धन कहाँ से आएगा, और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग क्या रहेगी? और सरकार मान लो आपकी बातें मान भी जाती है तो वो आपसे हर चीज का पहले रोड मैप मांगेगी कि आप कौन सी जगह चाहते हैं। तो हमारे बड़कोट के क्षेत्र में या रवाई के एरिया में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज बन सकता है, और इसके लिए धन कहाँ से आएगा? ये क्या वो सोचते हैं आपने आप? बड़ा सही सवाल पूछा कि क्योंकि जब 94 की मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जी, और जब तक मैं कॉलेज में था तो हमारे पास डिग्री कॉलेज की अपना ना भूमि थी ना भवन था। और जब हम उसके लिए आंदोलन करते थे तो बार बार हमारे पास उत्तर प्रदेश सरकार का एक अधिनियम आ जाता था बिल्कुल। कि वह डिग्री कॉलेज के दान भूमि की आवश्यकता है। और जिस दौर में ये कानून बना था, उस दौर में जमीनों की कोई मूल्य नहीं हुआ करता था, बहुत कम मूल्य में जमीनें मिल जाती थी। लेकिन जिस दौर में आज हम जी रहे हैं, जमीन खरीदना और बेचना एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। रियल एस्टेट अपने आप में बहुत बड़ा कारोबार है, और इस प्रॉपर्टी डीलिंग के कारोबार में बहुत लोग संलिप्त हैं। आज जब एक नाली का खेत बड़कोट के अंदर 40-45 लाख 50 लाख रुपए का हो रखा है, ऐसे दौर में तो हजारों नाली जमीन इसके लिए चाहिए होगी। और इस तरह के अधिनियम अगर रोड़े आ गए, जो मैं आपके सवाल का मतलब समझ रहा हूँ, तो कैसे कैसे धन की व्यवस्था होगी। तो अविराज भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डिग्री कॉलेज के लिए जरूर दान की भूमि का प्रावधान है, लेकिन मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए भूमि के क्रय के लिए सर्किल रेट पर धन की पूरी व्यवस्था होती है। ये गवर्नमेंट की व्यवस्था है। बशर्ते विधानसभा का जो सत्र होता है उसमें विश्वविद्यालय का जो प्रस्ताव है वो पास होना चाहिए। किसी कैबिनेट मीटिंग में भी सरकार चाहे या मुख्यमंत्री चाहे तो जो विचलन का अधिकार होता है मुख्यमंत्री का, जिससे कैबिनेट की मंजूरी के बराबर दर्जा प्राप्त होता है अकेले मुख्यमंत्री के विचलन के अधिकार को, उसमें भी मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय की स्थापना हो सकती है। तो ये कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, बहुत बड़ी कानूनी प्रक्रिया का विषय नहीं है। ये अगर कोई हमारा जनप्रतिनिधि, जो हमारे 3 विधायक हैं, अगर ये मिलकर के आज भी, मैं अपने विधायकों को कोई कुछ अयोग्य समझे, कुछ समझे, लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि भगवान इनको सद्बुद्धि प्रदान दे, माँ सरस्वती, माँ भगवती इनके मस्तिष्क में बैठे, दिमाग में बैठे। और अगर ये तीनों अगर एक मुठ होकर के आज भी अगर मुख्यमंत्री के घर के बाहर 4 घंटे धरने पे बैठ जाए तो विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज की स्थापना आज ही हो जाएगी। इच्छा शक्ति की जरूरत है। मैंने एक बार कांग्रेस नेता हरीश सिंह रावत जी से पूछा था कि भाई साहब, आपने श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कैसे करी? तो उन्होंने कहा कि मैंने पंडित नारायण दत्त तिवारी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनसे मेडिकल कॉलेज के विषय में बात की थी। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि भाई हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे श्रीनगर में। और एक दिन कैबिनेट की मीटिंग में वो गए तो देखा तो वहां मेडिकल कॉलेज का कोई प्रस्ताव ही नहीं था। ये देख करके हरक सिंह जी नाराज हो गए। हरक सिंह जी उठ के उस मीटिंग से चल दिए वापस। जब वो वापस गए तो उन्हें मनाने के लिए सब गए, सब लाए, बैठाया और मेडिकल कॉलेज को पास हो गया। एक नाराजगी से एक मेडिकल कॉलेज बन गया। लेकिन बात यह है कि हमारे जो क्षेत्र के नेता हैं उनका कद हरक सिंह रावत जी जैसा तो हो, बिल्कुल वो करने की इच्छा शक्ति तो हो। आज हमारे पड़ोस के जनपद में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है और वहां की जनता इस बात के लिए लड़ाई लड़ रही है कि जो उनका मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो रखा है, जिसकी लड़ाई वो बहुत साल पहले लड़ चुके हैं, वो नरेंद्र नगर बनेगा कि कंडीसौर बनेगा कि टीरी बनेगा। मुझे वो लड़ाई कितनी अच्छी लग रही है कि वो कितनी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं कि यहाँ बनाओ वहां बनाओ, और हम वो लोग हैं जहां विमर्श में ही नहीं है मेडिकल कॉलेज। तो कहाँ बनेगा, क्या बनेगा, ये तो आने वाली जो जनरेशन है वो तय करेगी। मैं तो ये मानता हूं, मेरा एक तो सुझाव है कि भाई एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए बोली, जहां पे आज हमारा टटाऊ का डिग्री कॉलेज है जी, हमारे बच्चे वहां पैदल जाते हैं दूर, कल उस जगह पे विश्वविद्यालय बन जाए
जिन्होंने सोन वाली जमीन दान दी है, कल उनकी जो और भी वहां पे बहुत बड़ा भूमि का ढांचा है, बिल्कुल वो सारा क्रय करके वहां पे मेडिकल कॉलेज बन जाए, विश्वविद्यालय बन जाए, अकेली वही जगह काफी है हमारे लिए। वो भाई मोरी वालों के लिए भी नजदीक पड़ जाएगी, सभी उत्तरकाशी वालों के लिए भी नजदीक पड़ जाएगी, बरकोट में आंदोलन हो रहा है तो बरकोट वालों के लिए भी खुशी हो जाएगी, चलो वहां बन गया। बिल्कुल और जब यूनिवर्सिटी होगी, मेडिकल कॉलेज होगा, हजारों छात्र वहां पढ़ रहे होंगे, सैकड़ों डॉक्टर वहां पे होंगे, हजारों लोगों का इलाज चल रहा होगा, तो आने जाने की व्यवस्था क्या आपको लगता है कि पैदल होगी? बिल्कुल पता नहीं, ट्रेन, ट्रॉली, बस, टैक्सियां, तमाम तरह के जो यातायात के साधन है वो खुल जाएंगे। कल तो हमारे राज्य का परिवहन विभाग रोडवेज अपना वहां से ऐसी बस सेवा लगाएगा जो सीधा मेडिकल कॉलेज से दिल्ली जाती होगी। तो जब इतने बड़े संस्थान हम खोलेंगे तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं, ये छोटे मोटे व्यवधान है, इनकी व्यवस्थाएं अपना आप होती है। तो धन को लेकर के कोई संकट नहीं है। आज इस देश के अंदर अरबों खरबों के हाईवेज बन रहे हैं, एक महीने में, एक बरसात में टूट जाते हैं, तो उनके लिए धन कहां से आता है? आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई जाती है, जिसका 1 रुपए का लाभ जनता को नहीं मिलता है। गौरव की बात है, देश के महान व्यक्ति थे, उनके नाम से बना दिया, उसका धन कहां से आता है? अरबों खरबों की किसी राज्य सरकार और केंद्र की सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, और हर जगह तो खुल रहे हैं मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय। हम कौन सी ऐसी कोई नई मांग कर रहे हैं कि भाई हमको ऐसी अनोखी चीज मांग रहे हैं? हम कौन से चांद पे घर बनाने की बात कर रहे हैं? तो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हमारा ही पैसा इन सरकारों के पास है, हम इसका टैक्स देते हैं, हमको सुविधा मिलनी चाहिए। तो सरकार का काम है, हमारे जनप्रतिनिधियों का काम है कि धन की व्यवस्था करें। आप कानून तो बनाइए विश्वविद्यालय का और मेडिकल कॉलेज का, धन अपना आप उपलब्ध हो जाएगा। बिल्कुल सही बात की आपने, और आपकी बातों से मैं काफी ज्यादा मोटिवेट भी हुआ हूँ। और जितने भी लोग, मेरे दर्शक, जो भी ऑडियंस अभी इस पॉडकास्ट को देख रही है, और जो क्षेत्र की जनता है, युवा है, तो अगर उसने बहुत ही ध्यान से आपकी बात सुनी है, तो कहीं ना कहीं उसका जमीर में भी ये बात जरूर बैठी होगी कि ये बहुत, मतलब द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये बहुत जरूरी है, खासकर हमारे इस उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, हमारे युवाओं के लिए या हमारे क्षेत्र की जनता के लिए? आप कुछ अगर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि समाज का कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजनीति से जुड़ा है, चाहे पत्रकारिता से जुड़ा है, चाहे किसी क्षेत्र से जुड़ा है, दूरदर्शी सोच का होना बहुत जरूरी है। मैं नहीं जानता कि जो मेरे से पहले वाले नेता थे उनकी दूरदर्शी सोच कितनी बड़ी थी, कि जोत सिंह रवाटा जी ने 80 के दशक में इस बड़कोट में भूख हड़ताल करी ITI के लिए, और तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बड़कोट बुलाया और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी ITI खोली। कितनी बड़ी दूरदर्शी सोच थी। आज तक हमारे बच्चे उसका लाभ ले रहे हैं, रोजगार पा रहे हैं। हमारे ही इस बड़कोट के वो बुजुर्ग थे जिन्होंने रातों रात राजगढ़ी से तहसील को यहाँ शिफ्ट किया था कि भाई ये नेशनल हाईवे में है, यहाँ पे तहसील का ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल वही तो लोग थे जिन्होंने यहाँ पे जिले में एकमात्र खुलने वाले शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट को बड़कोट में स्थापित किया था। हो सकता है वो उत्तरकाशी में स्थापित हो जाती। बिल्कुल हमारे ही क्षेत्र के लोग थे जिन्होंने ब्लॉक अस्पताल खोला था, प्रोलग अस्पताल खोला था। हमारे क्षेत्र के वो नेता थे जिन्होंने एक सेंट्रल स्कूल राजगढ़ी में खोला था। यार उस दूरस्थ क्षेत्र में भी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे क्षेत्र के वो नेता थे जिन्होंने प्रोलग के धुनगिरी जैसी वीरान जगह पर नवोदय विद्यालय खोला था, जहां से आज हमारे होनहार बच्चे निकल रहे हैं। तो दूरदर्शी ही क्षेत्र का विकास करती है। मैं आज अपने इस दौर में, जब मुझे लगता है कि मैं राजनीति में कदम रख रहा हूं, मैं जनता के बीच में जा रहा हूं और जनता के बीच से ये मांग मैंने समझी है, उनकी समस्याओं को देख के समझी है। मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय की जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं इसमें यही चाहता हूं कि एक दूरदर्शी सोच है, और मुझे खासकर अपने युवाओं का, ये जो नई जनरेशन, इसके अंदर बहुत एनर्जी है। ये अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा अवेयरनेस है इसके अंदर, अवेयरनेस है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि ये लोग इस आंदोलन के लिए जागरूक हों और अपना समय निकाल करके जरूर, मोरी आराकोट चीवा का आदमी हो, मोरी फतेह पर्वत का आदमी हो, ओसला गंगाड़ का आदमी हो, द्यूणी भित्री का आदमी हो, बलावट का आदमी हो, त्यूणी का आदमी हो, हमारे जौनसार लखवाड़ का आदमी हो, जौनपुर नैनबाग का आदमी हो, दियारी सितवाड़ी का हो, डामटा का हो, चिनाले सौड़ का हो, बनचौरा का हो, गढ़वालगाड़ का हो, धरासू का हो, ढूंढा का हो, उत्तरकाशी धनारी का हो, चाहे वो मुखवा टकनौर पट्टी का हो, भटवाड़ी का हो, मैं उन तमाम लोगों को इस आंदोलन में शरीक होने के लिए आमंत्रित करता हूं कि हमारे जनपद की ये बहुत बड़ी मांग है। अगर हमारे जनपद में ये दो चीजें बन गई, मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय, तो हम राज्य के अग्रिम जनपदों में
गिने जाएंगे, गिने हमें भी विकसित जिलों के रूप में गिना जाएगा। उत्तरकाशी की एक नई पहचान होगी कि हाँ, उत्तरकाशी के लोग विकास कार्यों में भी आगे हैं। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सोशल मीडिया पे हमें समर्थन कीजिए। हमने अपनी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम सब लॉन्च किया है, उसमें समर्थन कीजिए। आप भौतिक रूप से भी हमारे आंदोलन में आइए। और मैं चाहूंगा कि जैसे नेहा बोरा एक हमारी अभी जेएनयू में प्रोटेस्ट करी थी, हमारे उत्तराखंड की चंपावत की बेटी है, मैं कोशिश करूंगा नेहा बोरा भी हमारे आंदोलन का हिस्सा बने। उन तमाम लोगों को जो आंदोलनों के बड़े चेहरे रहे हैं, उन सबको आमंत्रित करने जा रहा हूं और सबसे अपील करता हूं कि बड़ा अच्छा समर्थन आपका निरंतर प्राप्त हो रहा है। और सोशल मीडिया पे आपके क्या सुझाव हैं, कैसे इस आंदोलन को और बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे इस आंदोलन की शक्ति को और मजबूत किया जा सकता है, कैसे और अच्छे तरीके से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे क्रिएटिविटी के साथ हम इसे ला सकते हैं। अभी हम तमाम तरह के इसके पोस्टर लॉन्च करने वाले हैं, जिसे हम जगह जगह जा करके पोस्टर चिपकाएंगे, चिट्ठियां जनप्रतिनिधि को भेज रहे हैं, छात्र नेताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल में इसकी भूमिका को लेकर के हमारे पास बड़े अच्छे सुझाव आ रहे हैं। आज वकीलों ने कानून सलाहकार समिति बनाने का हमें सुझाव दिया है। और एक विशेष रूप से मैं आपसे के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, एक मेरा निवेदन है, इसे विशेष रूप से समझिए। इस पूरे आंदोलन के दौरान हम किसी भी तरह की क्राउड फंडिंग की अपील नहीं करते हैं और ना हम करने जा रहे हैं। हमारे नाम पर कोई व्यक्ति अगर इस आंदोलन के लिए आपसे रुपया मांगता है, पैसा मांगता है, तो इसे बिल्कुल फ्रॉड आदमी समझिएगा। हम इस तरह की कोई अपील नहीं करेंगे। हम जितने लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम आपस में ही अपने सामर्थ्य से इस आंदोलन को चलाएंगे और बहुत ज्यादा इस आंदोलन के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूं अंकिता भंडारी हमारी बहन जिसकी हत्या हो गई, उसके नाम पे तमाम तरह के लोगों ने क्यूआर कोड जारी करके धन की उगवाई कर ली। तो मैं नहीं चाहता कि आजाद पंचायत कल इस तरीके से बदनाम हो। कोई भी व्यक्ति अगर आजाद पंचायत के नाम पे फंड मांगता हुआ दिखाई देता है तो उसका आजाद पंचायत से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि भविष्य में ये परेशानी के रूप में हमारे सामने आए। हम किसी तरह का कोई चंदा नहीं मांगना चाह रहे, किसी से कोई आर्थिक मदद नहीं मांगना चाह रहे हैं। हम 8-10 मुट्ठी भर लोग, जितने भी लोग हैं, हमें कोई वहां पे ऐसा खर्चा नहीं है। बरकोट के रामलीला के मैदान में, रामलीला के मंच पे हमको आंदोलन की जगह दी जा रही है और उसमें ऐसी कोई मुझे महंगी चीज नहीं लगती कि जिसके लिए हमें कोई जनता से पैसे मांगने की जरूरत है। लोग आए, अपने घर से आए और हमारे आंदोलन में शरीक हो जाए, यही सबसे बड़ा योगदान है। तो किसी तरह का कोई क्राउड फंडिंग हमारे नाम पे नहीं की जाएगी, हमारे प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया पे नहीं की जाएगी। ऐसा कोई व्यक्ति अगर प्लेटफॉर्म से इस तरह की अपील करता है तो तुरंत उसकी शिकायत नजदीकी पुलिस थाने में की जाए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि भविष्य में कई लोग ऐसे हैं समाज में जो इस तरह की हरकतें करके किसी संगठन को, किसी मुहिम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो हम इन चीजों से दूर है। हमें आपका सहयोग चाहिए, आपकी उपस्थिति चाहिए, ये हमारे लिए वरदान और आशीर्वाद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजयपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस इंटरव्यू को सुन के, अगर आपने पूरा इंटरव्यू ध्यान से सुना होगा तो कहीं ना कहीं आप भी मोटिवेट हुए होंगे और मैं तो बहुत फुल ऑन मोटिवेट हो गया हूँ। और सच बताएं तो अगर आप एक समझदार इंसान हैं, अगर आप भी अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी दर दर न भटके शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि इस आंदोलन को आप अपना सहयोग दें। और अगर आप सहयोग नहीं दे सकते, आप बहुत दूर रहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लोगों से अपील करें कि विजयपाल जी एक ऐसी मुहिम चला रहे हैं हमारे रवाई क्षेत्र में कि जिससे आज नहीं तो कल दूरदृष्टि, अगर जैसे बात कर रहे थे हमारे बड़े भाई, दूरदृष्टि देखें तो आज नहीं तो कल सरकार को भी झुकना पड़ेगा। और विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज अगर हमारे क्षेत्र में बनता है तो जिले के लिए भी बहुत बड़ी बात है और इससे हम सबको फायदा होने वाला है। रोजगार के क्षेत्र में, इकोनॉमी डेवलपमेंट कहें या किसी भी चीज को लेके कहें, दूर दूर से जब लोग आएंगे तो डेवलपमेंट स्वतः ही होगा। और अगर इस पूरे इंटरव्यू में आपको कोई भी बात अगर लगती है कि जो हम पूछना भूल गए या हमारे मुंह जुबानी रह गई है और आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर अपना सवाल पूछें और एक पॉडकास्ट इसमें जरूर दोबारा होगा। तो आपको पूरा पॉडकास्ट कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपको ऐसे एक नए इंटरव्यू के साथ, और हो सके तो 15 सितंबर से जिस दिन स्टार्ट होगा तो मैं उस मूवमेंट को पूरा कवर करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। और इसी के साथ लेना चाहूंगा आपसे अलविदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय हिंद।